नवाज शरीफ तरक्की करवा रहा था, उससे ज्यादा तेजी के साथ उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर निकाला। मुझे बताओ क्या वजह है क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात को मुझे निकाल दिया। आपके वोट को पांव तले रौंदा गया, आपके वोट की पर्ची को फाड़कर आपके हाथों में पकड़ा दिया गया। क्या आपने उस अदालत का फैसला मंजूर किया है? सारे पाकिस्तान की यही आवाज है, कोई सुन सकता है तो सुन ले। आप फारिग हो चुके हैं, आप नाअहल हो चुके हैं, आप लाख बंदा इकट्ठा कर रहे लाहौर की सड़कों पर, फैसला तब्दील नहीं होगा। इस वक्त जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, शायद नवाज शरीफ की जात पर कोई खतरा है। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हुए आज तीसरा दिन है। उनका काफिला इस वक्त गुजरांवाला में पहुंच चुका है और ख़ुद मियां नवाज शरीफ गुजरांवाला में पंडाल जो सजा है जहां वो जलसे से खिताब करेंगे, उस पंडाल में वो पहुंच चुके हैं। और जो जो उनका काफिला लाहौर के करीब पहुंचता जा रहा है, मियां नवाज शरीफ के लहजे में गुस्सा, तलखी और शिकवा बढ़ता जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ की इस नाअहली का मकसद भी तकरीबन अब वाज़ेह होता चला जा रहा है। वो अदालत से अपनी नाअहली के खिलाफ राय आमा को हमवार कर रहे हैं कि करोड़ों अवाम ने उन्हें वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाया जब उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया, जबकि 5 जजेस ने उन्हें 1 मिनट में चलता कर दिया, जो कि अवामी मैंडेट की तौहीन है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लाहौर में पहुंचकर एक अहम पैगाम देंगे, अवाम उनके इस पैगाम का इंतजार करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां मियां नवाज शरीफ की इस कोशिश को इदारों को दबाव में लाने और तसादम की कोशिश करार दे रही है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि मियां नवाज शरीफ जमहूरियत नहीं बल्कि सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब देखना चाहिए कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ की रैली किस अहम पैगाम पर मुंतज होती है और उनका आइंदा का लाए अमल अब मजीद क्या होगा, इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं मीर हासिर साहब, सरबराह नेशनल पार्टी के और वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तो साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। पिंडी से जहलम और फिर गुजरात से गुजरांवाला तक जो नैरेटिव मियां साहब ने अब तक जो तरतीब दिया है, उसके मुताबिक उनका यही कहना है कि करोड़ों अवाम ने उन्हें वोट दिया जबकि 5 जजेस ने उन्हें चलता कर दिया, जो कि अवामी मैंडेट की तौहीन है। तो मियां साहब के इस फैसले को, जो मियां साहब की जो कोशिश है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अवाम को बांधने की कोशिश है या फिर आप इसे कुछ और समझेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी हो वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम किसी को उबारना चाहें तो क्या उबारेंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग फोर्स तो नहीं है कि हम उसके ख़िलाफ़ बगावत कर लेंगे या उसके ख़िलाफ़ कुछ जद्दोजहद करेंगे। वो एक डिसीजन था, आ गया है, उन्होंने इसको माना भी है। मगर ज़ाहिर है कि मियाँ साहब एक सियासी आदमी हैं, उनको वो इसको जितना पोलिटिकलाइज़ कर सकते हैं वो इसको पोलिटिकलाइज़ करेंगे, क्योंकि वो अगर जाके घर में बैठ जाते तो यकीनन उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल होता। इसमें सिर्फ मियाँ साहब की जो लोग बातें कर रहे हैं, देखें उसके सामने उसकी आने वाली ये हुकूमत भी है, उसके सामने अगले इलेक्शन भी है और उसके साथ उसको मुस्लिम लीग इंटैक्ट रखनी है। तो वह जब तक मोबिलाइजेशन नहीं करेगा, लोगों को मोबिलाइज नहीं करेगा, तो ये तमाम चीज़ें करना उसके लिए मुश्किल होंगी। ये मियाँ साहब ने कोई भी होता इस सिचुएशन में, वो अगर आवाम को मोबिलाइज नहीं कर पाता तो वो इन तमाम चीज़ों को जोड़ नहीं सकता था। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को, मैं तो कहता हूँ कि इसका वाइज डिसीजन है कि उसने पब्लिक को मोबिलाइज़ किया ताकि वो आने वाले इलेक्शंस हों या आने वाले जो है क्या है हुकूमत हो या उसकी पार्टी हो, उसको संभालने के लिए ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर सवाल आता है कि जुडिशरी से झगड़ा, जुडिशरी झगड़ा दो तरीके से है भी और नहीं भी है। नहीं इसलिए कि जुडिशरी की हर बात मानी गई, इस्तीफ़ा भी दिया गया, GIT भी मानी गई, पेश भी हो गए, उन्होंने कहा वज़ारत इज़्मा छोड़ दो, उसने छोड़ भी दी। दूसरी तरफ बिल्कुल आपकी एक हद सही है, न मानने वाली बात है। न मानने वाली बात मेरे ख्याल में उस तरह नहीं है। यू हैव टू से समथिंग, आखिर आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा जब पब्लिक में जाओगे। फिर दूसरा, इसमें मेरे ज़ाती राय है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना जो डिसीजन था वो बहुत वीक विकेट पे था,
कि जिस पे इतराज किया जा सकता है, जिस पे इतराज की गुंजाइश पैदा होती है। मियां साहब तो ये कहते हैं, मियां साहब तो ये कहते हैं कि उनकी नाअहली का फैसला पहले हो चुका था, सिर्फ जवाब ढूंढा गया। ये तो फिर वो साजिश की बात भी कर रहे हैं, साथ साथ ये कहते हैं कि हमने फैसले को बिल्कुल इत्मीनान कबूल किया, तो फिर ये मुतनाज़ा तो बना रहे हैं। वो जब देखिए मेरी बात सुनिए, जब मियां साहब खुल के आएंगे आगे, फिर हम उस पर तबसरा कर पाएंगे कि भाई किसने फैसला किया था, कैसे फैसला हुआ था, हम प्रीएम्प्ट क्यों करें। हमें प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी इस तरह हुआ है और यही है, क्योंकि हमारे इल्म में कम से कम वो बातें उस अंदाज में नहीं है। जब वो बातें खुल के आएंगी, वो नए नैरेटिव की बात कर रहा है। मैं मज़हर भाई को सुन रहा था, उसने कहा कि जी नया नैरेटिव अभी क्यों, ये पहले नया नैरेटिव क्यों नहीं आया, अब क्यों आया। ये वाकई मियां साहब के ऊपर भी बहुत से सवाल आते हैं, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत सवाल आते हैं। अगर मियां साहब वाकई में आप खुल के आ जाते हैं, कल वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के आ जाते हैं या वो जुडिशरी के हवाले से खुल के आते हैं, फिर एक नया नैरेटिव इस मुल्क में डेवलप होगा। मतलब भुट्टो की फांसी के बाद एक नया नैरेटिव आया, बेनज़ीर के शहादत के बाद एक नया नैरेटिव आया, अब नवाज़ शरीफ को निकालने के बाद नवाज़ शरीफ अब भी एक नए नैरेटिव की तरफ जाते हैं। तो अब देखना ये है कि आगे हो क्या रहा है। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा बजाय कि इस पर कि मियां साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अब मतलब मुखालिफिन की राय है कि बस अब तो ये तबाही हो रही है, ये सिस्टम चला गया, फलाना चला गया। हम देखिए ये जो मियां साहब ने पात लिया है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि मियां साहब किस तरफ जाएंगे। वो आखिर में जो है वो ऊंट जो है किस करवट बैठेगी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें पहले से प्रीएम्प्ट करने की या तज्जिया करने से पहले हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम उनको उन पे फैसला करना चाहिए, तज्जिया करना चाहिए। मगर मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा वी आर अर्ली टू से कि क्या होने जा रहा है, नैरेटिव क्या होगा, व्हाट विल द फाइनल नैरेटिव क्या है। मज़हर अब्बास साहब, ना वोट का तकद्दस ना वज़ीर-ए-आज़म का, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपने मियां नवाज शरीफ के इस नैरेटिव को किस तरह से डिकोड किया है? शुक्रिया। देखिए मियां साहब एक बहुत ही ख़तरनाक बयानिया डेवलप कर रहे हैं और ये ऐसा ख़तरनाक बयानिया है जो आगे चल के मेरा ख़्याल है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि सिस्टम को आगे किस तरह बढ़ाना है। दो चीज़ें हैं इसमें जो मियां साहब ने फ़ैसला किया रैली निकालने का, वो मेरे ख़्याल में इस लिहाज से तो दुरुस्त था कि अगर मियां साहब घर बैठ जाते तो पार्टी बिल्कुल बैठ जाती। मियां साहब के बाहर निकलने से उन्होंने ना सिर्फ ये कि 3-4 साल बाद और ख़ास तौर पे जब से पिछले 1-1.5 साल से ये पनामा का इशू आया है, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मुस्लिम लीग नून की ओवरड्यू थी। दूसरे ये कि इस फ़ैसले के नतीजे में मियां साहब गालबन ये असेस करना चाहते हैं कि वो ख़ुद किधर खड़े हैं, लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं। और हर दो सूरतों में जब वो रायवेंड पहुंचेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि इस पूरी रैली में उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कितनी जो उनकी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुई हैं या मज़ीद कमज़ोर हुई हैं। तो ये सारा एक रीअसेसमेंट है उनका और एक असेस करेंगे अगले इंतखाबात के लिए। जो बयानिया वो डेवलप कर रहे हैं वो ख़तरनाक है। देखिए वो ये कहते हुए कि मैं जुडिशरी के फ़ैसले को मान रहा हूँ, वो जुडिशरी के फ़ैसले को नहीं तस्लीम कर रहे। और ये इसमें बिल्कुल दो राय हो सकती हैं कि वो फ़ैसला तनकीद से बालातर है या नहीं है। ये मुझे लग ये रहा है कि मियां साहब को अपनी नाअहली से ज़्यादा जिस अंदाज़ में उनको नाअहल किया गया है उससे ज़्यादा वो हर्ट या डैमेज नज़र आ रहे हैं। जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उससे वो नाराज़ नज़र आते हैं। यानी किसी जगह निहाल हाशमी वाले केस में उनकी गवर्नमेंट को सिसिलियन माफिया कहा गया। इस केस में जो 20 अप्रैल का केस में उसका स्टार्ट ही गॉडफादर के रेफरेंस से किया गया। ये वो चीज़ें जो इस वक्त मज़हर साहब आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुजरांवाला में जलसे से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बरारास्त वहीं लिए चलते हैं। किसी को नसीब होती है, मैं खुश नसीब हूँ कि गुजरांवाला के वासी नवाज शरीफ से इतना प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं आपको ये बताने आया
कि आपका नसीब हुआ। मैं तो लाहौर जा रहा था, मुझे गुजरांवाला ने रोक लिया। गुजरांवाला की एक बड़ी तारीख है। तारीख आपको मालूम है कि जजों की बहाली के लिए जब हमने लॉन्ग मार्च किया तो जैसे ही हम गुजरांवाला पहुंचे ऐलान हो गया कि जज बहाल हो गए। गुजरांवाला मेरे लिए बड़ी मुबारक जगह है, बड़ा मुबारक शहर है। और आज मैं लाहौर जा रहा हूं क्योंकि मुझे गुजरांवाला आई लव यू टू, आई लव यू टू। आज नवाज शरीफ आपके सामने है। नवाज शरीफ को आपने मुंतखब करके वज़ीर आज़म बनाया था या नहीं बनाया था? आपने बनाया था ना। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म आपने बनाया था। आज नवाज शरीफ को उन्होंने निकाल दिया। आपके दिलों से नहीं निकाल सके, कागजों पे निकाल दिया, कागजों पे, सिर्फ कागजों पे निकाल दिया, आपके दिल से नहीं निकाल सके। ये भी कोई निकलना है, ये भी कोई निकलना है। कल नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बना देंगे ये लोग इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं है। मैं आपसे आज जो आया हूं, मैं मुकदमा जो है, मुकदमा ये है मेरी गुजरांवाला की अदालत में, अरकाम की अदालत में, कि पाकिस्तान के मालिक, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम है या नहीं है? पाकिस्तान के मालिक गुजरांवाला के ये लाखों लोग हैं या नहीं है? मुझे फिर किस बात से निकाला गया भाई? इसलिए कि पाकिस्तान की रोशनियां वापस आ रही थी। लोड शेडिंग को हम खैराबाद कह रहे थे, लोड शेडिंग को खत्म किया जा रहा था, बिजली वापस आ रही थी और सस्ते दामों में वापस आ रही थी। मुल्क तरक्की कर रहा था, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था, दुनिया पाकिस्तान को मान रही थी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। यहाँ पे कारखाने चलने शुरू हो गए, तजारत बढ़नी शुरू हो गई, बेरोजगारी खत्म होना शुरू हो गई और पाकिस्तान में शाहराहे वेलकम बैक। मजहरबाज साहब, जो बात की मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में, उन्होंने 2009 की जो जजेस बहाली तारीख थी उसका हवाला दिया, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का रुख था इस्लामाबाद की तरफ, आज उनका रुख है इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। उस वक्त वो अदलिया के वकार की सरबुलंदी के लिए आ रहे थे, अदलिया की बहाली के लिए आ रहे थे। आज वो उन्हीं 5 जजेस के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें चलता कर दिया, उनके फैसले के खिलाफ राय आमा हमवार कर रहे हैं। तो कैसे इस दोनों इस जो एक कंट्रास्ट है उस वक्त के और इस वक्त के मार्च के दरमियान? देखिए, उनकी जो 2 पिछली गवर्नमेंट्स ख़त्म हुई थी उसकी रीज़न्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे और वो यकीनन गैर कानूनी अंदाज में उनकी और गैर जमहूरी अंदाज में बरतरफ की गई थी। चाहे वो 93 की हुकूमत हो जो 58(2)B का निशाना बनी, या 99 का परवेज़ मुशर्रफ साहब का कू हो, दोनों गैर जमहूरी थे और मुशर्रफ साहब का तो एक्शन गैर आइनी भी था, गैर कानूनी भी था और गैर जमहूरी भी था।
लेकिन ये जो वाक़या हुआ है जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। यहाँ ना उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, ना पार्लियामेंट ख़त्म हुई है, असम्बलियाँ अपनी जगह मौजूद हैं। उनकी अपनी हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे तो एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया और उस मुकदमे के नतीजे में एक फ़ैसला हुआ जिससे वो नाअहल करार दे दिए गए, और वो आइन की और कानूनी तौर पे वो फ़ैसला जो है वो सबने तस्लीम किया। तो यहाँ जो उनकी नाराज़गी है, उनका गुस्सा है, ये उन्हें जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि असल नाराज़गी उनकी किस चीज़ पे है, ये कहना कि क्या करोड़ों अवाम के वोट से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को 5 अफराद, जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ उनका इशारा है, वो इस तरह घर भेज सकते हैं। एक जज्बाती अंदाज में आपको अवाम की तायीद भी हासिल हो सकती है, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त होगा? ये मियाँ साहब को ख़ुद सोचना चाहिए इस बात को कि ये बहुत ख़तरनाक नैरेटिव है। वो ठीक है, उनकी तनकीद और ये बात अपनी जगह है कि इस चीज़ को इतना फैला दिया गया कि शायद JIT ना बनती तो ज़्यादा बेहतर फ़ैसला अगर होता और सुप्रीम कोर्ट दूसरे अंदाज में करती। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये फ़ैसला और ये बरतरफ़ी और ये नाअहली को किसी भी तरीके से माजी में होने वाली बरतरफ़ी और नाअहली और बरतरफ़ी और उनकी हुकूमत के ख़ात्मे को किसी तरीके से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब देखना ये कि वो कल जो ऐलान करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे क्या ऐलान करने जा रहे हैं, वो क्या कहने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ अभी भी एक पॉपुलर लीडर भी हैं, उनकी एक मास फॉलोइंग भी है, उनकी हुकूमत पंजाब और मरकज़ में भी है, लिहाजा उनकी बात बहुत अहमियत से अहम भी है, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट और अपोजिशन और बिल्कुल कल का पैगाम उनका बड़ा अहम होगा। वो कारकुनों से जगह जगह कहते भी जा रहे हैं कि उनके पैगाम का इंतजार किया जाए। चौधरी सरवर साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपकी जमात तो ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो बेसिकली अदारों को दबाव में लाने की कोशिश है और ये तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब जो PTI का काउंटर नैरेटिव इस पर क्या होगा? चूंकि खान साहब ने तो ये कहा था कि अगर किसी किस्म की कोशिश हुई इदारों को दबाव में लाने की तो फिर वो एक कॉल का उनके इंतजार किया जाए। ही चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हाँ सर, बिजू साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह बात की मदर अब्बास साहब ने कि इस वक्त सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब की माजी की 2 बरतरफियों से पिछली मरतबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की पूरी हुकूमत ही बरतरफ हो गई थी, जबकि अब की मरतबा नवाज शरीफ साहब बरतरफ हुए हैं जबकि उनकी हुकूमत मौजूद है। गुज़िश्ता हफ्ते नई काबीना ने हलफ उठाया है, हुकूमत मौजूद है, तो फिर ये जो वोट को हटा दिया गया, उनके मैंडेट को पामाल कर दिया गया, फिर ये किस तरह से ये जस्टिफाइड है? सब देखिए, मैं तो खैर इत्तेफाक से कि जब 90 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, मैं भी उस वक्त इसी अलायंस में था। उस ज़माने में थोड़ा मेरे साथ साथ मज़हर भाई भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, किससे नवाज शरीफ से वो दोनों क्रिकेट भी खेलते थे एक साथ। तो मैं 90 में भी उनके साथ था जब हुकूमत ख़त्म की गई। फिर 97 में दोबारा जब टेक ओवर हुआ तब भी आई वॉज पार्ट ऑफ दिस अलायंस। और अब जो हुआ है अभी मैं इसके साथ हूँ। आई एग्री विद मज़हर भाई के पहले 2 जो हुकूमतें थी उनको बिल्कुल आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब एक दफ़ा इसी कोर्ट ने एक तरफ ख़त्म कर दी और दूसरी कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ही उसकी हुकूमत बहाल कर दी। अगर आपको याद होगा उसकी बाकायदा हुकूमत बहाल हुई, फिर उसके बाद दोबारा हुकूमत टूटी। तो ये पाकिस्तान में एक प्रोसेस है, चलता रहता है। अभी तक हम शायद उस नहज पे नहीं पहुँचे हैं कि एक हुकूमत स्मूथली अपना टाइम पूरा करे। जब भी सिविल गवर्नमेंट आती है उन पे प्रेशर शुरू हो जाते हैं। आप जरदारी साहब की हुकूमत को देखें, कहते तो बड़े आराम से कि उसने अपनी मुद्दत पूरी की, वो तो मुझे और आपको अंदाज़ा किस तरह पूरी हुई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये प्रोसेस अभी तक आगे मुझे अभी तक फिलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। अब नवाज शरीफ के नए नैरेटिव के पास जिसका इज़हार जो है मज़हर ने किया। देखिए, अब देखना ये है कि अगर आप इसको एक पार्टी ना बने, थोड़ा अगर आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें इसको, तो अब देखना होगा कि जो नवाज शरीफ वहाँ पहुँच के जब ये सब एनालाइज करेगा उसकी जहन में क्या है।
वो क्या कहेगा, क्योंकि ये जो बात है जुडिशरी का, मैं इससे बिल्कुल क्या हूँ कि जुडिशरी को हम अच्छा कहें या बुरा कहें वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। वो जुडिशरी अपना फैसला करेगी, उसको ना मेरे दबाव में आना है ना तुम्हारे दबाव में आना है। अब वो फैसला करता है, उसके बाद वो आके अवाम से नहीं पूछता मैंने गलत किया सही किया है। इसके बाद सवाल ये है कि जो नवाज़ शरीफ ने जो नई बात की है, जो मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है कि हमें सबसे डायलॉग करना होगा, हमें नया नैरेटिव बनाना होगा। अब सवाल है कि बार बार ऐसा ना हो कि चाहे मैं न भी हूँ तो बाकी वज़ीर-ए-आज़म को चलता न कर सके। देखिए ये कुछ नई बातें हैं जो सामने आ रही हैं, इनका जब कंक्लूजन आएगा कि उस वक्त नवाज शरीफ क्या चाहेगा, वो कौन से फोर्सेस को अपने साथ अलाइन करेगा, कौन से फोर्सेस के साथ जाएंगे, कौन से फोर्सेस नहीं जाएंगे, ये सब कुछ वो इस एक मिनट या इस इलेक्शन से पहले बात करेगा या इलेक्शन से बाद की बात कर रहा है, क्योंकि 2018 से बाद की बात कर रहा है या पहले की बात कर रहा है। ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें सब्र करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह मूव करती है। चौधरी सरवर साहब, आपकी जमात का तो कहना है कि जो नैरेटिव मियां साहब बिल्ड कर रहे हैं वो इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो तसादम की तरफ जा रहे हैं, तो अब पीटीआई का काउंटर नैरेटिव क्या होगा? चूंकि खान साहब ने ये पहले कहा था कि अगर इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की गई या हमला करने की कोशिश की गई तो उनकी एक कॉल पर अवाम तैयार रहे। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब लोग जो हैं पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़े हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि मुस्लिम लीग नून की मरकज में हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, तो अभी तक किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है कि जो एहतजाज हो रहा है, एजिटेशन है, वो किसके खिलाफ है। अब तकरीरों से ये बात कुछ समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को और एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी सियासी जमात जो है वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहते हैं, वो पार्लियामेंट को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम इलेक्शन की कबल वक्त कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हुकूमत अब मुस्लिम लीग नून की है। अगर कोई जमहूरियत को इस वक्त कोई नुकसान पहुंचा रहा है या जमहूरियत के लिए कोई खतरात पैदा कर रहा है तो मैं समझता हूं कि अब ये मुस्लिम लीग खुद अपने खिलाफ एक साजिश जो है कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास केस था, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इनको गिल्टी करार दिया, 3 जजेस ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और हुकूमत ने खुद कहा कि हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमें काबिल कबूल होगा। फिर JIT पे दबाव डाला गया, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। चौधरी साहब, मियां साहब तो कहते हैं, चौधरी साहब मियां साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें हटाने का फैसला पहले हो चुका था, जवाब ढूंढा गया, वो तो साजिश की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। मैं अर्ज करूं, बात ये है कि इसमें साजिश, तो सवाल ये पैदा होता है कि साजिश इनके खिलाफ किसने की है। अब अवाम जो है रावलपिंडी में सड़कों पर नहीं आए हैं। पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो चौधरी निसार अली खान ने खुद कहा है कि पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो इस रैली में शरीक नहीं है। तो वो भी तहरीक इंसाफ साजिश कर रही है क्या? वो भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है साजिश कर रही है? असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हम सब पर यह फर्ज है, लाजम है कि हम उन अदारों को तस्लील न करें, उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा ना करें, उन अदारों के फैसले को माने। इसी तरीके से हम इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी ला सकते हैं। कानून की नजर में प्राइम मिनिस्टर से लेकर क्लर्क तक सब बराबर होते हैं। जो सब आप पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं, PTI की वहाँ की आप क़यादत को देख भी रहे हैं। मियां साहब ने जो पिंडी में शो किया वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन GT रोड पर जो आप कल से देख रहे हैं, झेलम में, फिर आज गुजरात में और फिर गुजरांवाला में, वो इंप्रेसिव है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक लोगों को इकट्ठा करने का ताल्लुक है। आपको मालूम है कि तमाम रियासती अदारे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट इनके पास है, उनके रिसोर्सेज हैं। फिर पंजाब गवर्नमेंट इनके पास है, आज़ाद कश्मीर से लोग
आए हुए हैं और फिर 400 से ज्यादा इनके MNA और MPs हैं, उनको कहा जाए कि 100 लोग लाओ तो 40,000 लोग जो हैं बन जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अवाम जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को तवक्को थी कि अवाम का समुंदर जो है सड़कों पर उमंड आएगा, कोई अवाम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। वही लोग इन जलसों में, जुलूसों में, रैलियों में आते हैं जो इनके MNA MPs टिकट होल्डर्स होते हैं, वो उन लोगों को जलसों जुलूसों में लेके आते हैं। मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा शो नहीं हुआ है, ये बिल्कुल फ्लैप था। और अब अगर उसमें 10,000 या 15,000 लोग आ गए हैं तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा कारनामा या बहुत बड़ी कामयाबी नहीं। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और मदर अब्बास साहब से पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी को अब तक तो यकजा रखा है, आगे क्या वो इससे यकजा रखने में कामयाब होंगे, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मदर अब्बास साहब, गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो घर बैठने वाले नहीं, अवाम उनका साथ दें, वो अवाम की ताईद चाहते हैं। और तो क्या मियां साहब अब करने क्या जा रहे हैं? बाजार क्या लग रहा है? क्या कोई और मार्च करेंगे? वो मुल्क की जो है वो इस तरह से रैलीज निकालेंगे? चूंकि मरकज में हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की है, पंजाब में हुकूमत उनकी है, तो वो क्या करने जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब बात पब्लिक मीटिंग में की जाती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात पब्लिक मीटिंग में की हुई बात और पार्लियामेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हुई बात में फ़र्क होता है और ज़्यादा संजीदगी से वो बात ली जाती है जो आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन जो मियाँ साहब मुतवातिर तकरीरें करने जा रहे हैं और साथ में ज़हनी तौर पे लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो कल कोई अहम फ़ैसला करने जा रहे हैं, अहम ऐलान करने जा रहे हैं, तो उसका तो नहीं पता कि वो क्या ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन यकीनन उन्होंने जो भी करना है, उनकी हुकूमत आज भी है, उनकी पार्टी आज भी बरसर इख्तिदार है, पार्लियामेंट में आज भी उनके पास मेजॉरिटी है। तो अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो फिर लेजिस्लेशन करें, प्रॉपर लेजिस्लेशन करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें। उन्होंने ख़ुद पार्लियामेंट में उनकी हाज़िरी बहुत कम रही है, उनकी ख़ुद इमरान खान की भी हाज़िरी कम रही है। बाय लाज हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो पार्लियामेंट को उतनी अहमियत नहीं देते और पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशंस होती हैं, हासिल को ज़्यादा पता है, बेहतर पता है कि हम कवानीन तो पास कर लेते हैं, रेजोल्यूशंस भी ले आते हैं, बिल भी ले आते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें बाकी काम करने होते हैं, इवन अब बेशुमार ऐसे बिल और कवानीन हैं कि जिसके रूल्स अभी तक नहीं बने हैं, कई साल हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी काम करना है मियाँ साहब को, जो भी उनका नैरेटिव है, वो ख़ुद कहते हैं कि मैं 25 साल बाद नज़रियाती बना हूँ। तो अगर जो भी नज़रियाती उनका प्रोग्राम है वो बहरहाल पार्लियामेंट के ज़रिए होना चाहिए। मेरा ख्याल है जो रज़ा रब्बानी साहब ने कल एक तजवीज़ दी है वो बहुत बेहतर तजवीज़ है और हासिल भी उसको बेहतर जानते हैं कि उस तजवीज़ पर बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू होने की ज़रूरत है कि जो 3 पिलर ऑफ द स्टेट हैं, मैं तो कहूँगा कि चौथे पिलर ऑफ द स्टेट को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। एक बहुत ही मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए इदारों के दरमियान, इदारों की नॉन इंटरफेरेंस के दरमियान। अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा फोरम बना चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। जब आपने कोई काम करना है तो फिर इंस्टीट्यूशनलाइज करें। शोर शराबे से ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अगला जो 1 साल है उसमें पार्लियामेंट के अंदर आप संजीदा कानून साजी करें और जो भी आपकी जो नाअहली है उसका तरीक़ा सिर्फ कानूनी ही हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। आप लार्जर बेंच में चले जाएं, आपकी बात सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुझे लग नहीं रहा कि ये उस बेंच के सामने रिव्यू में जाएंगे, उसके लिए मुझे नहीं लग रहा ऐसा। लेकिन मदर साहब, जो एहतजाज का एक मोड है ये शायद उन्हें सूट करे, चूंकि 17 को लाहौर के हल्का NA 120 में इलेक्शन भी है और कुलसूम नवाज साहिबा ने कागजात नामजदगी जमा भी करा दिए, तो ये एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी तो हो सकता है ये। नहीं, वो तो है ही। वो तो देखें, कल लाहौर पहुंचेंगे, वो यकीनन अपने हल्के में जाएंगे। ये वो हल्का है जो 1985 से वो नहीं हारे हैं। इवन जब 2 मरतबा वो वहाँ से कैंडिडेट नहीं थे तब भी मुस्लिम लीग नून जीती है
लेकिन ये हल्का उनका जीतना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गालिबन कुलसूम नवाज़ साहिबा को, जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जिनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं है, जिन्होंने माजी में मियाँ साहब जब जेल में थे तो उन्होंने क़यादत की थी पार्टी की, तो वो सारी चीज़ें मेरिट पे जाती हैं। लेकिन उन्हें पता है कि ये टफ़ इलेक्शन है, उन्हें पता है ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद एक ऐसा इलेक्शन है जो जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी। उनका ये इलेक्शन कुलसूम नवाज़ साहिबा के थ्रू ये जीतना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उससे लार्जर पिक्चर वो देखना चाहते हैं। किसी भी सूरत में बॉटम लाइन ये है इस पूरे नैरेटिव की, इस पूरी रैली की, इस पूरी कैंपेन की, कम वोट में मियाँ नवाज़ शरीफ तहरीक इंसाफ को इंतखाबात नहीं जीतता देखना चाहते। बिल्कुल हसन रिजवी साहब, जो आज मियाँ साहब ने बात की है कि उन्हें घर नहीं बैठना, वो आवाम को पैगाम भी दे रहे हैं कि वो उनके पैगाम का इंतज़ार करें। आप तो उनके इत्तेहादी भी हैं, तो आपको बेहतर पता होगा कि उनका अगला रोड मैप क्या है, वो क्या बड़ा एक फैसला उठाने जा रहे हैं। मेरी राय ये है कि वो बिल्कुल कोई बड़ा इस किस्म का कि वो रिवोल्ट कर जाएंगे और वो कोई एजिटेशन करेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। मेरी राय है कि वो शायद लाहौर के जलसे में शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अफ़र करने की कोशिश करे, शायद कहे कि जी आएँ अब मिल के दोबारा जो आइन में सकम हैं कि जिससे प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है या कमज़ोर किया जाता है, तो हमें उसके हवाले से जो है वो एक ऑफ़र दे सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप लोग आएँ, इकट्ठे हो जाएं इस पे और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस किस्म की बात हो सकती है, मगर इससे आगे जाके कोई रिवोल्ट करने की बात या कोई बड़ी हेड ऑन कोलिजन की बात मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई बात मियाँ साहब करेंगे। वो यही होगा, मगर इसमें जैसे मदर भाई ने कहा वाकई के जब मियाँ साहब जब ये बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से फिर डिमांड्स आएंगे। पीपल्स पार्टी अपने डिमांड्स के साथ आएगी। और ये प्रपोजल तो वैसे भी चेयरमैन सेनेट गुज़श्ता रोज़ दे चुके हैं डायलॉग की। देखिए मेरी बात सुना, फिर हम जैसे हम नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, हम अपने डिमांड्स के साथ आएंगे। हम कहेंगे जी ये तमाम चीज़ें करेंगे, हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 80th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है दूसरे आईनी तरामीम लेके आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो मज़हर ने कहा कि अल्टीमेटली शायद इस तमाम जो खराफात हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुमकिन है इससे एक नई डायलॉग शुरू हो जाए, क्योंकि उस डायलॉग की बात सेनेट, देखिए ये नवाज शरीफ के अगर सेनेट में ये बात निकली है वो भी नवाज शरीफ के निकालने के और जलसा जुलूस के बाद हुई है। इसी तरह बाकी पार्टियों को जब नवाज शरीफ ने ऑफर दी तो उन्होंने कहा कि जी जब आप हुकूमत थे तो आपने बात नहीं की, अब आप हुकूमत से निकले हैं तो आप कहते हैं हम इन चीज़ों पे आईनी तरामीम पे बात करेंगे। यकीनन आईनी तरामीम पे इस तब बात फौरी तौर पे शुरू नहीं होने वाली है। मियाँ साहब की तरफ से ऑफ़र आएगा, अपोजिशन की तरफ से रिफ्यूज़ल आएगा, मगर अपोजिशन फिर सोचेगी कि जो सीरियस अपोजिशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, वो भी सोचना शुरू करेंगे कि आया हमें इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात एक तरह जो मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी का एक नैरेटिव है। पीपल्स पार्टी का हर वर्कर ऊपर से नीचे तक ये समझता है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करता और वो अपने आप को समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ है और वो भी कहते हैं कि जी हम इस इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करते। या ये कुछ अब मियाँ साहब की शक्ल में नून में डेवलप होने जा रही है। देखिए ये बिल्कुल नई चीज़ कहते हैं वो नजरियाती हो चुके हैं। मेरी बात सुनिए, जैसे बलूचिस्तान में आप वो मुस्लिम लीगी जो कायद आज़म के ज़माने से लेके अयूब खान से लेके अभी तक मुस्लिम लीग में हैं और उन्होंने हर फौजी हुकूमत का साथ दिया है, वो भी जब पब्लिकली जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट हमें पसंद नहीं करती, क्योंकि वो समझते हैं कि बलूचिस्तान में ये एक राय आमा है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, लिहाजा वो भी यही बोलते हैं। तो आया ये इस किस्म की, जैसे सिंध में एक फीलिंग है, बलूचिस्तान में एक फीलिंग है, अब पीपल्स पार्टी के अंदर एक फीलिंग है और बहुत से कॉम्प्रेस जमायतों में ये फीलिंग है। आया ये फीलिंग अब नून में या पंजाब में भी डेवलप हो रहा है। देखिए ये काफ़ी नई चीज़ें इसमें उभर के आ रही हैं। इसको सिर्फ हम सतही तौर पे ये नहीं देखे उसको निकाला गया, वो हाई कोर्ट को नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है। इसको थोड़ा डिप में एनालाइज करना पड़ेगा कि नई चीज़ें, नए नैरेटिव्स आ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगी और इनका अंजाम क्या होगा।
फ़र्ज़ करें अगर भुट्टो को फांसी नहीं होती तो आज पीपल्स पार्टी यहाँ खड़ी नहीं होती। कल को अगर नवाज शरीफ को कुछ ऐसा हो जाता है तो वहाँ भी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, चीज़ों का शक्ल बदल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें सबको थोड़ा तहम्मुल से, सब्र से काम लेना चाहिए कि आने वाले एक आध हफ्ते में काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में क्लियर होती हुई नज़र आएंगी कि आया नवाज शरीफ कोई रिवोल्ट करने जा रहा है या वो स्ट्रेन करेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की कोशिश करेगा, वो पार्लियामेंट में बात करने की कोशिश करेगा। मेरी राय है कि वो इस तरफ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑफर करेगा, पार्लियामेंट की तरफ तवज्जो देने की कोशिश करेगा। लेकिन हासिल उस साइड पे मुझे नज़र नहीं आता क्या वो कोई लड़ाई करेगा इस तरफ। वज़ीर साहब, बज़ंजो साहब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब वो डायलॉग की तरफ जाएंगे। मियाँ साहब ने इशारा दिया भी था, गुज़श्ता हफ्ते जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो मियाँ साहब ने कहा था कि अब एक नेशनल पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और मुल्क की सिमत का तयन किया जाए। अगर ये सिमत का तयन अब ना हुआ तो ये मुल्क बैठ जाएगा और 71 की तरह मुल्क दोबारा टूट ना जाए, उन्हें यह खदशा है। इसलिए डायलॉग होना चाहिए, मुल्क की सिमत का तयन होना चाहिए और जो 70 साल से हो रहा है मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के साथ वो सिलसिला अब रुकना चाहिए। तो क्या वो कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अब वो कोई नया देने जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से बिलावल भुट्टो आज ये कह रहे थे कि मियाँ साहब जो हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसा बड़ा कुछ नहीं होने जा रहा? नहीं, देखिए बिलावल जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड बात नहीं है, क्योंकि वो तो रज़ा रब्बानी की तजवीज़ को भी उस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ भी उनकी, तो मेरा ख्याल है उससे हट के। लेकिन जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं और जो कल उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ, वो जिस भी डायलॉग की बात कर रहे हैं वो माइनस इमरान खान है, वो माइनस तहरीक इंसाफ बात कर रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो उनको सियासी जमात या सियासी क़ुव्वत नहीं तस्लीम करता। अब ये जो बात है ये हकीकत से बहुत दूर है। मियाँ साहब उसे तस्लीम करें या ना करें, वो एक सियासी क़ुव्वत भी है और एक बड़ी सियासी क़ुव्वत है। यानी इस वक्त अगर दो पार्टीज़ जो है वो पाकिस्तान में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं तो वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग है। तो पीपल्स पार्टी तो सिंध तक इस वक्त महदूद हो गई है, आगे चल के वो पंजाब में रिवाइव करें वो एक अलग बात है। तो मियाँ साहब कोई ऐसे पॉलिटिकल डायलॉग की कैसे बात कर सकते हैं जो लार्जर नेशनल डायलॉग की, जिसमें तहरीक इंसाफ जिसका हिस्सा ना हो? मेरा ख्याल है यही जो वो बार बार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं, वो बार बार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें तो पीटीआई नहीं थी। हाँ, तो पीटीआई जब नहीं होगी तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग थी। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आपने पूरे पार्लियामेंट या सारी सियासी जमातों के लिए और उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक बड़े डायलॉग की अगर आप बात करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि वो माइनस इमरान खान हो। आपको अल्टीमेटली जब डायलॉग होगा तो वो उसमें इमरान खान का अपना इनपुट भी होगा, जो भी होगा वहाँ भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, इमरान खान भी एक्सट्रीम पोजीशन है। और बदकिस्मती से यही है, एक ज़माने में सियासी डायलॉग बड़े होते थे, सियासी जमातों में करारदादें ऐसे पास होती थी कि उन करारदादों को अगर आप देखें माजी की करारदादों को तो वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे होती थी। अब तो कोर कमेटीज़ बन जाती हैं, वो अपने फैसले कर लेती हैं, कोई भी प्रॉपर डिस्कशन इश्यूज़ पर नहीं होती। तो ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। 70s और 80s में जो पॉलिटिक्स होती थी उसमें वो आइडियोलॉजिकल होती थी, नज़रियाती सियासत होती थी, चाहे वो दाएं बाजू की हो या बाएं बाजू की हो। अब जो सियासत हो रही है वो बिल्कुल ड्राइंग रूम वाली पॉलिटिक्स हो रही है कि ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने अगर मियाँ साहब ने कोई बड़ा नेशनल डायलॉग करना है तो उनको इमरान खान से शुरू करना पड़ेगा, उनको पीपल्स पार्टी से शुरू करना पड़ेगा, उनको कौम परस्त जमातों से शुरू करना पड़ेगा, उन्हें मजहबी जमातों से वो करना पड़ेगा। अगर कोई तरमीम लानी है तो मुश्तरका तौर पे तो आपने उस पर बहस करनी पड़ेगी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो मियाँ साहब ने टाइमिंग चुनी है इस डायलॉग की, वो ये है कि मियाँ साहब माइनस मियाँ साहब जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जब तक रहती है तो मियाँ साहब वो डायलॉग कैसे इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमें शुराइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।